हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं, जिसमें आज एक बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस केमिकल बॉन्डिंग का ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे से क्वेश्चन आना ही आना है, हर हालत में आना है। कोई सा भी एग्जाम है, इस टॉपिक पे से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो उस साल पेपर नहीं बनेगा। एमओटी केमिकल बॉन्डिंग का ऐसा कंसेप्ट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। एक क्वेश्चन आना है, बट उसको सही करने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। बहुत ईजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% की मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक थ्योरी पढ़ा चुका हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पढ़ा चुका हूं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करा के मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे थे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, XYZ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 हो गया, N2 हो गया। कैसे बन रहा था? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स आती हैं, एक ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन, एक होती है साइड वाइज। तो उसी कंसेप्ट को देखते हुए एमओटी में थोड़े एडवांसमेंट हुए, वीबीटी को फिर बाद में नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वीबीटी मॉलिक्यूल की हर तरीके की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वीबीटी मॉलिक्यूल की हर तरीके की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से एमओटी आई। इसी वजह से एमओटी के कंसेप्ट के बेसिस पे जो टर्म्स या जो प्रॉपर्टीज वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो एमओटी ने आके एक्सप्लेन कर दिए। ये भी सिंपल सी थ्योरी है, ध्यान से सुनोगे वीबीटी से भी इजी है। बस फर्क ये है, बच्चे हवा बना लेते इस टॉपिक को। कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से भी सुन लोगे एक बार बस लिख लेना कॉपी में, डेफिनेटली हमेशा के लिए चिपक जाएगा दिमाग में, मेरी गारंटी है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, वीबीटी को ही दिमाग में रखते हुए काम करना है। क्लियर है? चलिए शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, नोट्स बनाते चलो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब सबसे पहली बात, दी किसने ये थ्योरी? नाम याद होने चाहिए। दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय हुन्स एंड मुलिकन। किसने? हुन्स और मुलिकन ने ये थ्योरी दी थी। क्लियर है? कौन सी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एमओटी, शॉर्ट में MOT। क्लियर है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने बताई? हुन्स एंड मुलिकन ने। क्लियर है? अब ये थ्योरी है क्या, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वीबीटी का रिकैप दे रहा हूं, छोटा सा। क्लियर है? वीबीटी में क्या बात हुई थी कि जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उन एटम्स में पहली बात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी बात ऑपोजिट स्पिन का होना चाहिए, और तीसरी बात वो ऑर्बिटल इजीली ओवरलैप कर जानी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज और सेम एनर्जी की। क्लियर है? तो वही लिखा है, अर्लियर अकॉर्डिंग टू वीबीटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो वीबीटी में ये बात बिल्कुल सही बोली गई थी कि जब भी एक मॉलिक्यूल बनता है, तो वीबीटी ने ये बताया कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, और जो ऑर्बिटल्स एटम में थी वही ऑर्बिटल्स जब मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो जाता है ना वो एटम, तब भी वो रिटेन रहती है, उन ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं आता। ये बस पॉइंट वीबीटी का थोड़ा गड़बड़ हो गया, जिसके बेसिस पे इसको थोड़ा सा हम लोग कह देते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फैक्टरीली हम वीबीटी से नहीं बता सकते, क्योंकि वीबीटी ने बस यही लाइन गड़बड़ कर दी। इसने बोला जब भी मॉलिक्यूल बनता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग, तो मॉलिक्यूल बनने के बाद भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती, अपनी आइडेंटिटी को वैसे के वैसा ही रखती हैं। बस फर्क ये है शेयरिंग हो गई होगी, बस इतना फर्क आ जाता है कि वो शेयरिंग कर दी होगी उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने, और इस शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए होंगे। बट एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती, इवन देन मॉलिक्यूल भले ही फॉर्म हो गया हो, मॉलिक्यूल भले ही फॉर्म हो गया हो। तो वीबीटी का ये पॉइंट थोड़ा एमओटी को चुभ गया, ऐसे याद कर लो। क्लियर है?
तो वीबीटी ने क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती, भले ही वो एटम्स मॉलिक्यूल में ही क्यों ना कन्वर्ट हो जाए। और इसी वजह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी रिटेन करती हैं। इसी वजह से वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? इसी नेचर की वजह से, कौन से, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी आइडेंटिटी, अपने वजूद को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बावजूद भी रखता है इंटैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हम लोग वीबीटी की मदद से इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कौन कौन सी? मैग्नेटिक नेचर, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, या फिर किसी मॉलिक्यूल में उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस को, किसी मॉलिक्यूल में उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते अकॉर्डिंग टू वीबीटी सेटिस्फैक्टरीली। क्लियर है? तो वही लिखा है, thus VBT could not explain magnetic nature, stability of a molecule and presence of molecular orbitals satisfactorily, and this view is oversimplified by MOT। और इसी व्यू को आगे जाके सिंप्लीफाई किसने कर दिया? इस थ्योरी ने, कि जो काम VBT नहीं कर पा रही उसको किसने आगे जाके सिंप्लीफाई करके समझाया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी MOT में कि अब जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके अंदर ये एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज हो जाएंगी। नाम ही इसीलिए पड़ा है कि मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नई पैदा होती है, नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो MOT में मेन टॉपिक या मेन चीज जो डिस्कस करने की है वो यही है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी है वो कैसे बनी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। मेन चीज ये है कि क्यों आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्यों? क्योंकि वीबीटी सारी प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी मॉलिक्यूल्स की। कौन कौन सी? वो की मेजर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक नेचर, मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल है, या फिर उसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है, और होती है तो क्यों होती है। क्लियर है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो वीबीटी अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और इसी व्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हुन्स और मिलिकन्स ने क्या दे दी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या दे दी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले मैं ये बता रहा हूं कि क्यों आई ये थ्योरी, डायरेक्ट थ्योरी पे नहीं कूदा हूं मैं, किस वजह से हमें जरूरत पड़ी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट की। क्लियर है? क्योंकि वीबीटी इन प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी जो मॉलिक्यूल्स में हमें देखने को मिलती है। दैट्स इट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहा हूं। तो अब इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको इस कंसेप्ट को देख के कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वीबीटी के अकॉर्डिंग अपनी इंटैक्ट प्रॉपर्टीज रिटेन करके रखती हैं। बट अब जो MOT आया, MOT ने बोला कि अब जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा कुछ होता ही नहीं है, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब एटम्स कंबाइन करते हैं, अपनी ऑर्बिटल्स की शेयरिंग कराते हैं, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी खत्म कर लेते हैं बिल्कुल, और कुछ नई प्रकार की ऑर्बिटल्स मिलती हैं जिन्हें हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है पूरा, ठीक है ना। तो वही बोला है, इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया इन्होंने आगे जाके। जैसे कि जब भी हाइड्रोजन की 1s कंबाइन करती है तो वो केवल वीबीटी की तरह केवल शेयरिंग करके नहीं करता कभी काम। उसमें क्या होता है, इस हाइड्रोजन की एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन की एक एटॉमिक ऑर्बिटल आती है, मिक्स हो जाती है। पहले क्या हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल? बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन जैसा लगता है पर होता नहीं है। क्लियर है? ऑर्बिटल्स आई, मिक्स हुई, मिक्स होके जितनी ऑर्बिटल मिली है उतनी ही नई ऑर्बिटल्स फॉर्म कर देते हैं। इसको काट लेना जरा, ठीक है ना, मत काटो, वैसे लिख रहने दो। क्लियर है? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिली उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसने फॉर्म कर दी। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन की तरीके से, जैसे जितनी हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स गई उतनी ही बन के आई। अब यहाँ पे वो अलग बात है, हाइब्रिडाइजेशन में सारी ऑर्बिटल सेम एनर्जी की होती है, ये वो कंसेप्ट नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होगा, रिस्पेक्टिव एटम से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आई, हमने सेलेक्ट करी ऐसी जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन का हो, लगभग सेम एनर्जी वाली हो, आके वो मिली, मिलके उसने दो नई, क्योंकि कितनी ऑर्बिटल्स मिली, दो मिली, और उन्होंने मिलके दो नई ऑर्बिटल्स बिठाई। इनमें जाके फिर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, इनमें जाकर फिर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। उनके इलेक्ट्रॉन फिलिंग के कंसेप्ट या रूल्स मैं आगे सिखाऊंगा। बट ये जरूर है
कि केवल VBT की तरह ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ऐसा नहीं होगा कि केवल शेयरिंग करके बैठ जाए। ये वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो केवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेयरिंग कर लेते हैं। ये कंसेप्ट अब खत्म हो गया। ये कंसेप्ट अब खत्म हो गया। क्या कंसेप्ट आया कि जब भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो एटम्स अपनी ऑर्बिटल को मिक्स कर लेते हैं और नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर है? नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब इस हाइड्रोजन में अब ये कंसेप्ट लगेगा नहीं कि इनके अंदर ये एक हाइड्रोजन की ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइड्रोजन की ऑर्बिटल, ये कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। अब क्या कंसेप्ट है? ये दोनों मिल गई, नई इस मॉलिक्यूल की खुद की ऑर्बिटल बन गई। अब ये जो मॉलिक्यूल है H2 इसकी खुद की ऑर्बिटल्स हो गई है। अब कैसे बनी है? इनके एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग की वजह से ये कंसेप्ट आएगा। इस बेसिस पर हुंड्स और मुलिकन ने MOT को एक्सप्लेन किया पूरा। क्लियर है? अब ये मिक्सिंग ऐसे हो क्यों गई ये भी बात आती है, वो आगे बात करेंगे। क्लियर है? तो सुनना जरा। क्या हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स H2 मॉलिक्यूल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1s1, इसमें भी 1s1। तो इसकी एक एटॉमिक ऑर्बिटल ली, इसकी एक ली, दोनों मिलाई, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये गई, इतनी दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये गई। क्लियर है? दो बनती हैं, जितनी आप मिलाओगे उतनी बनेगी। 4 मिलाओगे 4 बनेगी, 6 मिलाओगे 6 मिलेंगी, 8 मिलाओगे 8 मिलेंगी, एक एक मिलाओगे 2 मिलेंगी। तो जितनी मिलाओगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो एटम्स में क्या होगा? ये AO एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये MO क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? और ये मिक्सिंग इसी वजह से हुई क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल्स क्या है? एक 3D स्पेस है, मात्र एक 3D स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में नाचता रहता है। सिखाया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो डिपेंड ही इसी ने या वो बनी ही इसी नेचर पे है कि ऑर्बिटल कुछ नहीं, एक 3D स्पेस है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन की वेव नाचती रहती है। तो इस 3D स्पेस को हम किस बेसिस पे निकालते हैं? वेव फंक्शन के बेसिस पे। क्लियर है? तो ऑर्बिटल और कुछ नहीं, एक 3D स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेव घूमती रहती है, या फिर ये कह लो वो 3D स्पेस जहां पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। और श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन, वेव इक्वेशन की मदद से बताया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किस एरिया में या किस ऑर्बिटल में, या उसकी लोकेशन बताई उस इक्वेशन की मदद से। श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन की मदद से वो 3D स्पेस की पोजीशन या लोकेशन बताई कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव घूम रही होगी। तो श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन से वो 3D स्पेस की पोजीशन बताई जिसमें वो इलेक्ट्रॉन की वेव घूम रही होगी। तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट वेव मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स पर डिपेंड करेगा। तो वही लिखा है नोट, ये इसका नोट याद रखना। क्या? MOT वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेव मैकेनिक्स, कि वेव जिस तरीके से काम करती है MOT उसी के नेचर पे या उन्हीं के कंसेप्ट्स पर डिपेंड करती है। तो अब हम ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन नाच रहा होगा वो वेव की तरह मान के कॉन्सेप्ट करते काम, क्योंकि बता चुका हूं, सारे कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। लास्ट में हमें यही मिला कि इलेक्ट्रॉन ना तो पार्टिकल होता है ना ही वेव, वो डुअल नेचर करता है। मेन जो बात हुई थी, इलेक्ट्रॉन वर्क एज अ मैटर वेव। इलेक्ट्रॉन किसी एटम में घूमता है तो वो मैटर वेव की फॉर्म में घूमता है, जिसकी इक्वेशन किसने दी थी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे हम मैटर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेटली जब वेव इक्वेशन है और ऑर्बिटल भी उसी से रिप्रेजेंट हो रही है तो वेव मैकेनिक के कंसेप्ट तो लगेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होने में। एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे बनी है वो सारे कंसेप्ट बताने के लिए मुझे वेव मैकेनिक्स के कंसेप्ट लेने पड़ेंगे। एक ही कंसेप्ट लूंगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साउंड में भी पढ़ा होगा आपने। 2 कंसेप्ट सुने होंगे आपने नाम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कॉम्बिनेशन एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कॉम्बिनेशन। बस इन्हीं दोनों की मेरे को जरूरत है और कुछ नहीं है। आपने सुने होंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? हाँ या ना? जिसमें कंस्ट्रक्टिव है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिस्ट्रक्टिव में पूरी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके मिनिमम एम्पलीट्यूड कर लेते हैं। वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है तो वो एड ऑन हो जाती है, एड अप हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एनर्जी कम हो जाती है। क्लियर है? इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उनका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है और एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? यही 2 कंसेप्ट यूज करूंगा मैं वेव मैकेनिक्स के। क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट्स इट। तो आपको पता होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यही मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स के यही 2 कंसेप्ट यूज करूंगा। क्लियर है? तो अब उन चीजों को बताने से पहले आपको मैं MOT के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि MOT असल में है क्या।
इन 4-5 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको पूरी समझ में आ जाएगी असल में एमओटी में हुआ क्या है। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट है मेन कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लेती हैं। ये कंसेप्ट है, बस क्लियर है? तो सुनना जरा, मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है पूरा टॉपिक कि जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो एटम्स अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके नई मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लेता है जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बाकी वीबीटी का कंसेप्ट खत्म अब, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज सिग्मा, पाई और डेल्टा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है तो उनका नाम भी पड़ेगा, तो नाम में हम सिग्मा, पाई और डेल्टा दे देते हैं। आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस आप इन तीनों को याद रखें, डेल्टा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल सिग्मा और पाई की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो जो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उनके नाम सिग्मा, पाई और डेल्टा, जैसे एटॉमिक के देते हैं हम लोग एसपीडीएफ, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो नाम है सिग्मा, पाई और डेल्टा, ठीक है ना। तो ये लिखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज सिग्मा, पाई और डेल्टा जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स which are named as SPDNF। जस्ट बिल्कुल जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम पड़ा था SPDF, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम सिग्मा, पाई और डेल्टा डाल दिया गया। क्लियर है? तो पहला पॉइंट कि जब भी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी, चटनी बना के आप एक तरीके से नई डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लोगे। दूसरा, उनका नाम सिग्मा, पाई, डेल्टा से पड़ता है जैसे कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स का SPDF से डालते हो। तीसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग। सिंपल सी बात, बिल्कुल हाइब्रिडेशन की तरह दिमाग में बैठा लो से कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगी उतनी ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। हाइब्रिडेशन नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडेशन में जो मिक्सिंग होती है और जो रिजल्टेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती है उनकी एनर्जी वगैरह सब सेम होती है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी ना, उनमें एनर्जी डिफरेंस होता है, बट हाइब्रिडेशन में नहीं होता। तो हाइब्रिडेशन नहीं है, एमओटी का कंसेप्ट है, बट वो वाला पॉइंट आप उठा के रख सकते हो कि जितनी आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाई हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। खत्म बात। क्लियर है? तो जैसे मैंने एक और एक करके 2 मिलाई है तो 2 बन के आएंगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों की मिला के 4 बनाई है, 4 मिलाई है, 2 एक एटम की, 2 दूसरे एटम की, तो टोटल कितनी होगी? 4। तो कितनी बनेंगी? 4। इसी तरीके से 3 और 3 मिलाई है, 6 हो गई, तो कितनी बनेंगी? 6 बनेंगी। दैट्स इट। तो जितनी आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स टोटल मिलाते हो उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नई फॉर्म होके आ जाती हैं। क्लियर है? तो 3 पॉइंट ध्यान रखना है एमओटी के। क्लियर है? चौथा सुनना। 4th पॉइंट, एज इलेक्ट्रॉन मूव एज अ वेव। आ गया मेन पॉइंट, आ गया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि अभी तक हमें पता है, श्रोडिंगर के बारे में हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एक वेव की तरह होता है। तो वो लिखा है, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स एज अ वेव एंड द 3D स्पेस इन विच इट रिवॉल्व्स इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्लियर है? क्या बोला? इलेक्ट्रॉन क्या है? जैसे कि हमें पता है एक मैटर वेव है और वो एक 3D स्पेस में घूमता है, एक 3D स्पेस में घूमता है जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, जहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होती है। तो वो 3D स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन जो वेव की तरह घूम रहा है उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उस 3D स्पेस को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की लाइन उठा के रख दिया है। तो अब इस ऑर्बिटल की जो पोजीशन थी वो किसने बताई थी इस इक्वेशन में? श्रोडिंगर। किसने बताई थी? श्रोडिंगर। क्लियर है? तो इस ऑर्बिटल की जो पोजीशन थी वो किसने बताई थी? श्रोडिंगर ने बताई थी। किस इक्वेशन से? अपनी मैटर वेव इक्वेशन से या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो वही लिखा है, thus the position of orbital is represented by a equation called Schrodinger wave equation। क्लियर है? तो जैसा कि अभी तक हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है, और वो एक 3D स्पेस में घूमता है जहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की बहुत ज्यादा होती है, और उस 3D स्पेस को हम ऑर्बिटल कहते हैं। और इन्हीं ऑर्बिटल की जो पोजीशन है वो किस इक्वेशन से हमने निकाली? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो डेफिनेटली जब वेव इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है तो वेव मैकेनिक्स के कंसेप्ट तो आएंगे। तो वही लिखा है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय
अ सिंबल साइड। तो इसी वजह से, क्योंकि जब वो एक वेव इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है उसकी पोजीशन, तो जो ऑर्बिटल है वो एक वेव फंक्शन है, कि वेव का फंक्शन है, वो एक वेव की मदद से हम ढूंढ रहे हैं। तो वो ऑर्बिटल की पोजीशन क्या है, एक वेव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी या फाइंडिंग उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन हम एक वेव इक्वेशन की मदद से निकाल रहे हैं। तो वही लिखा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन, वेव का फंक्शन है, मतलब उसका काम है, तभी उसकी पोजीशन हमें मिली। एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल साई, और हमें पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से बता चुका हूं। क्लियर है? तो वही आगे चीज बात चल रही है। तो व्हेन दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे डू सो इन टू पॉसिबल मैनर। क्लियर है? जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स। तो इसी वजह से, क्योंकि ऑर्बिटल की पोजीशन या ऑर्बिटल क्या है, एक वेव फंक्शन है, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं, तो उनके पास कंबाइन करने की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि वेव्स दो पॉसिबिलिटीज में कंबाइन करती हैं। जैसे कि वेव्स के पास कंबाइनिंग की टेंडेंसी दो तरीके की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेव दो तरीके से हो सकता है, एक तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और एक डिस्ट्रक्टिव। तो इसी तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल का भी कॉम्बिनेशन दो तरीके से पॉसिबल है, जैसा वेव का होता है। क्योंकि ऑर्बिटल की पोजीशन या ऑर्बिटल है क्या, एक वेव फंक्शन है, एक वेव फंक्शन है, जिसका वेव फंक्शन हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेटली वेव की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि उसकी लोकेशन एक वेव इक्वेशन से बताई जा रही है। तो इसी वजह से जैसे कि वेव कंबाइन करती हैं दो पॉसिबिलिटीज को रखते हुए, उसी तरीके से इस कंसेप्ट में एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब फॉर्म होंगी, तो उनके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन के पास दो टेंडेंसी होगी। तो जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, वो किस कंसेप्ट पे डिपेंड करेंगी कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करी हैं। तो वही बात है। और एटॉमिक ऑर्बिटल के पास कंबाइन करने के लिए दो पॉसिबल मैनर होते हैं, जैसे किसी वेव के पास होता है। कौन कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कराना है या डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कराना है। अब कॉम्बिनेशन हो क्यों रहा है? टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिंपल सी बात। तो इन शॉर्ट इस कंसेप्ट से केवल हमें यह समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और वो एक 3D स्पेस में घूमता है, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। और 3D स्पेस ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करना हम एक वेव इक्वेशन की मदद से उसे एक्सप्लेन करते हैं, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इसी वजह से ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन है, और जिस तरीके से ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि कभी दो वेव कंबाइन करती हैं। और जब भी दो वेव कंबाइन करती हैं, उनके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। या तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट देगा या एक कॉम्बिनेशन बुरा रिजल्ट। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी नया एक बिजनेस खोलते हैं या कोई कंपटीशन फाइट करते हैं, तो हमारी भी दो ही टेंडेंसी होती है, या तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे। उसी तरीके से वेव जब कंबाइन करेगी तो उसके पास भी दो टेंडेंसी, या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो उसी तरीके से जैसे तो बिजनेस सक्सेस कर जाएगा या वो पैसा डूब जाएगा। तो हर चीज की दो पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से वेव कंबाइन करती हैं तो उसके पास भी दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सिंपल सी बात। तो इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए ऑर्बिटल्स, कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं, कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑर्बिटल क्या वेव फंक्शन है और वेव इक्वेशन हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके पास भी दो टेंडेंसी होती है, या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा या फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अब बात ये आती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कंबाइन करते हैं तब कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। मेन चीज समझने की अब ये है कि इनका कॉम्बिनेशन तो हमें क्राइटेरिया आ गया, जस्ट लाइक वेव्स, जैसे वेव्स का कॉम्बिनेशन होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब उसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कॉम्बिनेशन या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कॉम्बिनेशन करती हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करती हैं। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी हम उन्हें क्या बोलते हैं वो चीज आपको समझनी है। क्लियर है? तो सुनना जरा। तो ये थे भाई मेन पॉइंट्स किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। बेसिक से थे, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गए होंगे।
तो अब बात आती है कॉम्बिनेशन होने की, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने की। क्लियर है? उससे पहले मैं आपको कंबाइन करके दिखा रहा हूं वेव्स को। क्लियर है? ये कौन है? वेव नंबर फर्स्ट, ये कौन है? वेव नंबर सेकंड। इसका वेव फंक्शन psi1, इसका वेव फंक्शन psi2। क्लियर है? इन दोनों को हमने कंबाइन किया और देख लो क्या हो रही है, वेव ऐड हो रही है। ऐड होना मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस है ये? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव। जब भी दो वेव ऐड होती हैं उसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब ये ऐड होंगी तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ऐड अप होके एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसी तरीके से नीचे वाली फेज का एम्पलीट्यूड, इसका फेज का एम्पलीट्यूड, ये ऐड होके बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ा है, एनर्जी नहीं बढ़ी है। तो जब दो वेव ऐड होती है तो उस वेव को ऐड होने को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्लियर है? और ये इंटरफेरेंस क्या लेस एनर्जी कर देता है इन रिजल्टेंट वेव की। जब हम इन दोनों की एनर्जी से कंपेयर करते हैं, इसकी एनर्जी इन दोनों से कंपेयर करते हैं हम इसकी एनर्जी, तो इस वेव की जो एनर्जी है वो इन दोनों से ही कम होती है। इस जो रिजल्टेंट वेव की एनर्जी है वो इन दोनों पेरेंट वेव से कम होती है और इसी वजह से स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है या स्टेबल वेव बनती है। और यहां पर असल में ये वेव और कुछ नहीं, ऑर्बिटल है। कौन सी? एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरीके से अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है तो हम उस टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो असल में इसको वेव मत बोलो, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 1, इसको बोल दो एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 2। मिली, इन्होंने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई जिसकी एनर्जी कम है और स्टेबल है। और कैसे कॉम्बिनेशन से बनी है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले कॉम्बिनेशन से बनी है। जब दो वेव फंक्शन ऐड होते हैं तो दो वेव फंक्शन ऐड होते हैं तो मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? psi1 प्लस psi2। तो इसका जो वेव फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? psi1 प्लस psi2। क्लियर है? और किस टाइप की ऑर्बिटल होगी? मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनकी एनर्जी इन दोनों से कम होगी। वेव फंक्शन है, ये एनर्जी नहीं है, वेव फंक्शन है। ठीक है ना? तो इन दोनों से एनर्जी इस ऑर्बिटल की कम होगी, चाहे वो आप इससे देखो चाहे आप इससे देखो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। स्टेबिलिटी बढ़ा देगा ये ऑर्बिटल की। क्या बढ़ा देगा? स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और सिंपल सी बात, स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? एनर्जी कम होगी। सिंपल सी बात। अब दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन देखना, कौन सा? डिस्ट्रक्टिव। कौन सा बच्चों? डिस्ट्रक्टिव। तो ये वेव नंबर 1 वही वेव नंबर 2 है। तो पहला मेथड, पहला तरीका कंबाइन करने का, डिफरेंट तरीका है वही दोनों ऑर्बिटल। वेव नंबर 1 वेव नंबर 2 कंबाइन करी, माइनस कराया मैंने, डिस्ट्रक्टिव। तो ये एक वेव दूसरी वेव को कैंसिल आउट कर देगी लगभग, या मिनिमम कर देगी या कैंसिल आउट। इस केस में मैं कैंसिल आउट कह रहा हूँ, वेव फंक्शन psi1 और psi2 बराबर है लगभग, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये psi1 माइनस psi2 इसका रिजल्टेंट वेव फंक्शन आ गया। और ये दोनों अगर बराबर है तो जीरो आएगा रिजल्टेंट। कैसा आएगा? जीरो। तो ये वेव 1 वेव 2 फाइनल वेव बन गई। कौन सा इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा है? डिस्ट्रक्टिव। और इस टाइप की वेव की एनर्जी मैक्सिमम होगी और अनस्टेबल होगी। अब यही चीज आप कंसेप्ट ऑर्बिटल्स में लगाओ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 1 एटम की, ये एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 2 कंबाइन करी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाया और बना ली क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। स्टेबल वाली को क्या बोल रहे हैं? बॉन्डिंग। अनस्टेबल वाली को क्या बोल रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनी है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। वेव फंक्शन क्या? psi1 माइनस psi2। क्या? और कैसी एनर्जी होगी इन ऑर्बिटल की? बहुत ज्यादा। किनसे? इन दोनों से ज्यादा। इसकी जो होगी पेरेंट की, इसकी जो होगी, इन दोनों से ज्यादा इसकी एनर्जी होगी। अब ये मत कहना सम के बराबर होगी, इन दोनों से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो मोर एनर्जी, अनस्टेबल। क्लियर है? तो ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वो कंस्ट्रक्टिव। सिंपल सी बात, जैसा कि कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या तो सेलेक्ट होगे या नहीं होगे, या सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा। तो ये फेलियर की कंडीशन है, वो सक्सेस की कंडीशन है। सिंपल सी बात, ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर है? वो सक्सेस वाली कंडीशन है, ये फेलियर। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें और स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। कौन सी? स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। अब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके अनस्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। सिंपल कंडीशन। क्लियर है? तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है
एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की। तो मैंने वेव की टर्म्स से समझा दिया, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव फाइनल। क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ऐड होकर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी ये वेव। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैंसिल आउट हो जाएगा, वेव खत्म हो जाएगी लगभग। क्लियर है, हाँ या ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस वेव की अगर बची भी एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी, अनस्टेबल वेव होगी। क्लियर है। इसी को ऑर्बिटल्स के टर्म्स में समझाएं तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनी है वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि स्टेबल है, एनर्जी कम है, स्टेबल है, एनर्जी कम है। इसमें ऐसे ही एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी, दोनों के वेव फंक्शन सब्सट्रैक्ट होंगे और फाइनल psi1 माइनस psi2 के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन निकलेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी और वो अनस्टेबल होंगी। सिंपल सी कंडीशन। जिस तरीके से वेव के पास होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वही फिनोमेना एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलो करती हैं। एक बार वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके बनाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बार वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके बनाती है, तभी दोनों पॉसिबिलिटी आ पाएंगी। क्लियर है, जैसा कि मैंने नीचे बना रखा है। क्लियर है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी, दोनों पॉसिबिलिटी थे, मैंने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दी। पहले क्या हुए, कंबाइन हुए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा। कौन सा इंटरफेरेंस करा, psi1 प्लस psi2, ऐड हो गई दोनों, इनका वेव फंक्शन। कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसी होंगी, लेस एनर्जी होगी और क्या होगी, स्टेबल। इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, psi1 माइनस psi2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो इसका रिजल्टेंट वेव फंक्शन क्या, psi1 माइनस psi2। तो कौन सी ऑर्बिटल बनेगी मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग। कैसी होंगी, ज्यादा एनर्जी की और अनस्टेबल, दैट सिंपल सी बात, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर है। तो अब आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। ये तो बता ही दिया कि कितनी मिली, कितनी बन जाएंगी, बन गई, ठीक है। अब कैसे बनी वो भी बता दिया। जस्ट लाइक वेव्स, जैसे वेव्स का कॉम्बिनेशन होता है, इंटरफेरेंस होती है, उसी तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइन करती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तरीके से। कंस्ट्रक्टिव करेंगी तो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, डिस्ट्रक्टिव करेंगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। अब इनकी शेप भी दिखाऊंगा, शेप को आपको रटना है, उसमें कुछ समझना नहीं है, देख लेना डायग्राम, जैसा जैसा बनाया वैसे वैसे आपको याद करना पड़ेगा। हमने भी करी, आप भी कर लेना। क्लियर है। तो ये बात समझ में आई होंगी, जैसे कि वेव कंबाइन करती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तरीके से, उसी तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके कंस्ट्रक्टिव से तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, कौन सी, कंस्ट्रक्टिव से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं और डिस्ट्रक्टिव से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं। दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आए होंगे मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट और सुनो। क्लियर है, एक और पॉइंट सुनना जरा। क्या अब आपको पता लगे कितनी तरीके की बनी है, दो तरीके की। क्लियर है, तो अब सुनना। एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन द पेरेंटल एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है। एंड द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन द पेरेंटल एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने बनाया, कंस्ट्रक्टिव में स्टेबल बनी है तो एनर्जी कम होगी। किससे कम होगी, मेरे से नहीं, अपने पेरेंटल एटॉमिक ऑर्बिटल से। इसीलिए मैंने नीचे बनाया है। तो एक लाइन बना दे रहा हूं, ये लाइन हो गई, एक सेकंड ढंग से सुनना जरा, अरे ये तो बहुत सारी लाइनें आ गई, देखना। एक लाइन बना दे रहा हूं, ये लाइन मैंने वो लाइन बनाई है जहां पर पेरेंटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है, पेरेंटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। ठीक है ना। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी देख, कौन सी लाइन पे, इस वाली पे, हाँ या ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी देख लो, पेरेंट से कैसी है, कम है, और एंटी बॉन्डिंग की पेरेंट से कैसी है, ज्यादा। बस यही लाइन लिखी है, तो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। पेरेंटल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इस लेवल की है, अब बॉन्डिंग की उससे कम है, एंटी बॉन्डिंग की उससे ज्यादा है। दैट्स इट। क्लियर है। सिक्स्थ पॉइंट सुनना, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जो कंबाइन करती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो कैसी होनी चाहिए, तो सुनना। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। सेम है, सम नहीं है, ठीक है ना। सेम और नियरली सेम एनर्जी। तो जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी उनकी एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनकी शेप भी लगभग सेम जैसी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कंबाइनिंग कराते हैं तो s ऑर्बिटल s के साथ कंबाइन करेगी, px px के साथ कंबाइन करेगी, py py के साथ कंबाइन करेगी, और pz pz के साथ कंबाइन करेगी। एक और कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, एक बार pz और s की भी कंबाइनिंग दिखा देते हैं। क्लियर है। तो लगभग सेम एनर्जी और सेम शेप वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही
कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं। क्लियर है, बिल्कुल हाइब्रिडेशन वाला कंसेप्ट की तरह, ठीक है ना। 7 पॉइंट सुनना। When atomic orbitals combine axially, अब दो तरीके से, जैसे मैंने VBT में आपको सिखाया, ओवरलैपिंग दो तरीके से, हेड ऑन एंड साइडवाइज, यहां पर भी कंसेप्ट आता है वो वाला। क्लियर है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्सियली कंबाइन करती हैं तो क्या बनेगा, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइडवाइज कंबाइन करती हैं तब कैसी बनेगी, तो यहां पर भी वो कंसेप्ट है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव तो दो पॉसिबिलिटी है कि अच्छी बनेगी या कम स्टेबल बनेगी या अनस्टेबल बनेगी, बट अब वो कंबाइन कैसे कर रही हैं वो भी तो देखना पड़ेगा, वो भी देखा जाता है। तो सुनना जरा, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन एक्सियली, मतलब हेड ऑन कॉम्बिनेशन देखते हैं, कैसा हेड ऑन, दे फॉर्म सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जैसा भी नाम दिया था सिग्मा पाई डेल्टा, वही वाली बात आ गई। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन या एक्सियल कॉम्बिनेशन करती हैं तो वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, तो नाम सिग्मा जाएगा। वहीं पे अगर ये कंबाइन साइडवाइज करती हैं, जैसे पीएक्स पीवाई कंबाइन करेंगी तो वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं। तो कॉम्बिनेशन सारे सिखा दूंगा, सिग्मा कौन कौन बनाता है और पाई कौन कौन बनाता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। सिग्मा कौन कौन बनाता है और पाई कौन कौन बना सकता है, वो सारी चीज आपको मेंशन कर दूंगा। जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके यहाँ सिलेबस में है मैं सारे बता दूंगा कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन सी ऑर्बिटल मिलकर बनाती है एटॉमिक वाली, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर बनाते हैं, दोनों कंसेप्ट सिखा दूंगा। क्लियर है, तो सुनना जरा। तो वही लिखा है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग करती है या कॉम्बिनेशन करती है, नॉट ओवरलैपिंग, कॉम्बिनेशन, तो वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवाइज कॉम्बिनेशन करती हैं तो वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने भाई, मेन पॉइंट है, इनको सीख लोगे पूरी एमओटी खत्म। क्लियर है, लास्ट पॉइंट खत्म, फिर एमओटी के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है। लास्ट पॉइंट क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय, अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। कैसे, सिग्मा, ये सिग्मा नहीं पाई लिख लेना, हम केवल नाम लिख देते हैं सिग्मा और पाई ऐसे बना देते हैं। तो अगर हम नॉर्मली लिखें सिग्मा पाई नाम किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आगे, तो वो रिप्रेजेंट करती हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो बॉन्डिंग को। तो वही लिखा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय सिग्मा और पाई। इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सिग्मा लिख दो या पाई लिख दो। क्लियर है, बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कुछ तो डिफरेंस रखेंगे, क्या रखेंगे वो सुनना। बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एस्ट्रिक साइन, एक साइन होता है एस्ट्रिक वाला, आपने सुना होगा, ऐसे ऐसे क्रॉस करके ऐसे बना देते हैं एस्ट्रिक साइन। बस सिग्मा और पाई के पावर में आप एस्ट्रिक साइन बना देना, इस तरीके क्रॉस करके एक लाइन खींच देना। क्लियर है, तो सिग्मा और पाई में एक एस्ट्रिक साइन और लगा देना, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं केवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। क्लियर है, बॉन्डिंग में लगाना है तो एस्ट्रिक साइन नहीं लगाते, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिखानी है मॉलिक्यूलर वाली तो एस्ट्रिक साइन लगा देते हैं, बस इतना सा कंसेप्ट और है। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये आपके सारे मेजर पॉइंट्स, या ये बोलूं एमओटी के सारे फीचर्स या फिर सारे कंसेप्ट्स आपको मैंने 8 पॉइंट में बता दिए। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है, हाँ या ना। ये बेसिक से 8 पॉइंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आए हो तो एक बार रिवाइंड करके वापस से सुन लेना तसल्ली से। क्लियर है, डेफिनेटली समझ आ जाएंगे, डेफिनेटली समझ आ जाएंगे। क्लियर है, बेसिक चीजें बताई हैं, सारे सिंपल आपसे जोड़ के कंसेप्ट बताए हैं मैंने, किस तरीके से क्या कराया था। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। क्लियर है, ये बेसिक से 8 आपके पॉइंट है, रट जाने चाहिए, याद नहीं होंगे जब तक ये, तब तक आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बच्चे कहते हैं हाँ एक बार समझ ले बस बहुत है, आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। इनको समझने के साथ इनको याद मेमोराइज करके रखो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तब एक आध पॉइंट भी मिस हुआ ना, कंसेप्ट पूरा गड़बड़ आ जाएगा। एक आध पॉइंट भी ऊपर नीचे मिस हुआ ना, पूरा कंसेप्ट गड़बड़ आ जाएगा। आपको सीरीज में याद होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते कंबाइन करके, नाम क्या होते हैं, कितनी कंबाइन करके कितनी बनती है, ऑर्बिटल क्या है, एक 3D स्पेस है, किसके रिप्रेजेंट करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इसी के बेसिस पे हमें पता लगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल का कंबाइन करने की 2 टेंडेंसी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जैसे कि वेव करती है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से। इसी बेसिस पे हमें ये पता लगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। इसी बेसिस पे हमें ये पता कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है पेरेंटल से और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है पेरेंटल से। इसी को देखते हुए हमें ये पता लगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसी कंबाइन होनी चाहिए,
सेम एनर्जी या लगभग सेम एनर्जी की, और उनकी शेप भी लगभग सेम होनी चाहिए। इसी को देख के हमें यह पता लगा आगे जाके कि एटॉमिक ऑर्बिटल के पास भी दो तरीके के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब उनका तरीका भी तो देखोगे कि 3D स्पेस में एक्सियली कंबाइन करते हैं या साइड वाइज कंबाइन करते हैं, ये भी चीजें सीखने को मिली, हाँ या ना। और साथ ही साथ किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्डिंग को और एंटी बॉन्डिंग को, ये भी मैंने इसी पॉइंट में बता दिया। दैट्स इट। तो ये 8 पॉइंट आपको जुबान पर रटे हुए होने चाहिए, तब समझना आप एमओटी के क्वेश्चन कर पाओगे ढंग से। क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे, कंसेप्ट नहीं बैठेगा दिमाग में, कंसेप्ट नहीं बैठेगा दिमाग में। इनको याद करना समझा मैंने दिया आपको, क्लियर है, हाँ या ना। तो यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, अब सिग्मा और पाई, जैसा भी मैंने दो ही बताया। डेल्टा आपके यहाँ है नहीं, आपके यहाँ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनमें मात्र 20 इलेक्ट्रॉन है, उसके आगे दिए ही नहीं है आपके यहाँ, क्लियर है, हाँ या ना। तो अब मैं आपको सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मैंने बताया, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवाइज। अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो कर ही लोगे ना यार, सिग्मा बन रही है, एक्सियल बन रही है, तो ये तो एक पहली पॉसिबिलिटी होगी कि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, तो वो कंसेप्ट आपको बस ध्यान रखना है। एक्सियल है तो सिग्मा बनते हैं, साइडवाइज है तो पाई बनते हैं। अब कौन सिग्मा बनाती है और कौन पाई बनाता है, वो सारी चीजें अब बताने जा रहा हूं, क्लियर है। तो अब बात आएगी सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उम्मीद कर रहा हूं एमओटी का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्या है, क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या चीजें, किस चीजों को दिमाग में रखते हुए ये आई थ्योरी वीबीटी क्यों फेल हुई, वो रीजंस मैंने दे दिए। अब क्या काम करेगी ये आगे जाके, वो भी बात करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मैंने आपको दो पॉसिबिलिटी बताई एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने की, एक एक्सियल और एक साइडवाइज, क्लियर है। अब वो कंस्ट्रक्टिव करें डिस्ट्रक्टिव करें, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, वो तो सब केस में बनाना ही है, क्लियर है। तो मैं पहले सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन बता रहा हूं, और सिग्मा कैसे बनती है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्सियली कंबाइन करें। कैसे करें, एक्सियली कंबाइन करें, हेड ऑन कंबाइन करें, क्लियर है। तो अब कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकती हैं, क्या कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्सियली कंबाइन करके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकते, क्लियर है। अब वो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। पहला सुनना, क्या हम बात कर रहे हैं पहले सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये बनी कैसे हैं तो वो सुन लो। एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेरेंस और कंबाइनिंग से बनती है। कौन, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनती हैं, एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग या इंटरफेरेंस से। जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियली एक एक्सिस पर कंबाइन करे या उनका इंटरफेरेंस, क्योंकि एमओटी वेव मैकेनिक्स पर डिपेंड है, तो कंबाइनिंग या इंटरफेरेंस की ही बात कर रहे हैं। तो पहला पेयर जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है, एसएस, बिल्कुल उसी तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात, बिल्कुल उसी तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। कैसे बनता है सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है साइडवाइज। अब यहां पे बस ऑर्बिटल बन रही है यार, वो क्लियर है, इतना फर्क है। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनी, एस और एक एस जब एक्सियली कंबाइन करती हैं तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब वो एस 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, एस ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1s की ले ली। अब आपको पता है कैसी कंबाइन करनी है, एक्सियली, तो बन के कौन आएगी, सिग्मा। अब इसकी कंबाइनिंग पे भी दो पॉसिबिलिटी, कौन सी, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कैसे कर रही है, एक्सियली कर रही है। अब इसके पास भी तो दो पॉसिबिलिटी है, जैसा कि बताया, क्योंकि क्या है, ये वेव है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो वेव दो तरीके से कंबाइन करती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डिस्ट्रक्टिव। तो जब एक एस ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी एस एटॉमिक ऑर्बिटल से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है, तो वो एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी बनाएगी, सिग्मा। इतना तो पता ही लग गया, क्लियर है। अब 1s है तो सिग्मा 1s, नाम आ गया पूरा इसका। कौन सी बनी है, एक्सियल से बनी है एसएस के, तो सिग्मा बनी। कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s है दोनों, तो 1s वाली बनी। कौन सी वाली बनी, 1s, तो सिग्मा 1s बनी। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, क्योंकि क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब बात आती है इसकी शेप की, तो कुछ नहीं, एक ओवल बनाना, दो साइड में पॉजिटिव दिखाना, बीच में नेगेटिव दिखाना। दिस इज द शेप ऑफ सिग्मा 1s। अब यही शेप सिग्मा 2s, बस साइज बढ़ जाएगा। यही शेप सिग्मा 3s, साइज और बढ़ जाएगा। यही शेप सिग्मा 4s, पर इतनी की जरूरत आपको है नहीं, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s तक ही आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एस वाली कंबाइन करी, और कौन सी कॉम्बिनेशन किया, एक्सियल और उसके ऊपर से कंस्ट्रक्टिव। तो कौन सी ऑर्बिटल बनेगी,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सी वाली? सिग्मा वाली। क्लियर है? तो शेप बनाई तो पॉजिटिव दो एंड में दिखाना, नेगेटिव बीच में। तो ये साइकिल होती है, वेव है भाई, वेव की दो फेस है, एक पॉजिटिव फेस एक नेगेटिव फेस। तो कंबाइन करके दो टर्मिनल पे आप पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर देना, बीच में नेगेटिव साइन। तो वेव के दो फेस है, एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, दैट्स इट। क्लियर है? तो क्या नाम है? सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो एस्टेरिस्क साइन लगाया क्या मैंने? नहीं। तो क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये डिस्ट्रक्टिव भी तो कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। तो क्या बनाएंगे? तब भी सिग्मा ही बनेगी, बस वो फर्क है एस्टेरिस्क साइन लगा देना, एंटी बॉन्डिंग होगी। नाम क्या आएगा? सिग्मा एस्टेरिस्क 1s या एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बोल दो, एस्टेरिस्क साइन लगा दिया मैंने तो एंटी बॉन्डिंग। अब कैसी डिजाइन बनी? इस तरीके से, आधा लोब इधर दिखाते हैं, आधा लोब इधर दिखाते हैं। क्लियर है? ये पॉजिटिव साइकिल, ये भी पॉजिटिव साइकिल, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जहां पर इन शॉर्ट ये गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ही नहीं दिखेगी, केवल जो स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें प्लस माइनस मेंशन कर रहा हूं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस दिखेगी। तो जब 1s दूसरी 1s के साथ कंबाइन करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, तो वो दो लोब फॉर्मेशन कर लेती है, दूसरे एक में प्लस दूसरे में भी प्लस, और बीच में इन दोनों लोब के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, जिसके अबाउट मैंने एक लाइन बना दी, प्लेन बना दिया, जिसके अबाउट मैंने एक प्लेन गिरा दिया। इसको कह रहे हैं हम नोडल प्लेन। क्या कह रहे हैं? नोडल प्लेन। तो ये वो प्लेन होता है जहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, पूरा लिख लेना, ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम, या जीरो लिखो, जीरो, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। डेफिनेटली जब यहाँ पे लोब ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इन लोब में घूमेगा, इन 3D स्पेस में। ये क्या प्लस माइनस शेप कैसे बनाई है? जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, जहां पर हमें मिला उसके अकॉर्डिंग हमने शेप बना दी ऑर्बिटल की। तो ये कौन सी है? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये इसमें हमें एक नोडल प्लेन मिलता है। क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ नोडल प्लेन पे, क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ नोडल प्लेन पे, नाम लिख देगा तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। कौन सी? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने नोडल प्लेन मिलते हैं? एक। और नोडल प्लेन है क्या? वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो, मिलता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो, मिलता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो शेप ध्यान रखना, डायग्राम ध्यान रखना, तभी याद हो पाएंगे कि किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं। दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट था आपका पहला, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने का। किससे? 1s या फिर s ऑर्बिटल से, s एटॉमिक ऑर्बिटल से। एक बनी कंस्ट्रक्टिव से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनी डिस्ट्रक्टिव से एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा वाली में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा वाली में एक नोडल प्लेन मिलता है, बिल्कुल बीचों बीच। क्लियर है? तो शेप याद रखना दोनों की, जैसे हम लोग बना लेते हैं वैसे ही बना रहा हूं। अब एक और कॉम्बिनेशन होता है इसी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, किसका? pz का। किसका? एक pz दूसरी pz के साथ भी कंबाइन, जैसे हम p और p ऑर्बिटल को हेड ऑन ओवरलैपिंग कराते हैं, वही काम किया है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरी, इसकी 2pz इसकी 2pz मान ली मैंने यार। जब ये भी दो पॉसिबिलिटी, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। अब कैसी शेप बनेगी वो आपको याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक बीच में बड़ा सा लोब बनाना, उसमें पॉजिटिव दिखा लेना, दो साइड में छोटे छोटे से नेगेटिव लोब दिखा लेना। इसको रट लो, याद कर लो, समझने की जरूरत नहीं है। वेव मैकेनिक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए आप नहीं कर पाएंगे कैच। याद रख लो, शेप याद रखो। जब pz की सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, तो सिग्मा 2pz जब बनती है, कौन बनती है? सिग्मा 2pz जब बनती है। मैं केवल वही दिखा रहा हूं जो मुझे को डायग्राम में मेंशन करने हैं आपके लिए। क्लियर है? तो सिग्मा 2pz बनाएंगे, pz बिल्कुल बनाती है। याद रखना कौन कौन से कॉम्बिनेशन लिखा रहा हूं, यही कॉम्बिनेशन दिमाग में फिट कर लो। ss से सिग्मा बन सकता है, pz से सिग्मा बन सकता है। ठीक है? तो सिग्मा 2pz बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? सिग्मा 2pz। बॉन्डिंग का है, कैसा है बॉन्डिंग का? शेप कैसी है? एक बीच में पॉजिटिव लोब और साइड में दो छोटे छोटे से नेगेटिव लोब। और ये जो प्लेन आया डंडी गिरी है, ये जस्ट थोड़ा सा गैप होगा, यहाँ पे टच कर रहे होंगे। ये जो दो प्लेन बनाए हैं, ये है इसके दो नोडल प्लेन। क्या है? ये दो इसके नोडल प्लेन है। क्या है? दो नोडल प्लेन है। किसके? pz के। क्या है? दो नोडल प्लेन, जहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। तो पूछा जाएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं? दो। क्यों? क्योंकि मुझे डायग्राम याद है, आपको भी हो जाना चाहिए। क्लियर है? बना बना के याद कर लेना। दूसरा केस, डिस्ट्रक्टिव प्लस नहीं माइनस करना यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है?
2pz, अब ये बने तो अब कैसे बना, तो ये बन गया। अब पॉजिटिव लोब जो बीच वाला था वो भी दो छोटे छोटे लोब में बढ़ गया। अब इसके केस में ये पॉजिटिव यहाँ पे बना लेना, ठीक है ना। पॉजिटिव लोब छोटे हो गए, नेगेटिव लोब पेरीफेरी पे बड़े बड़े हो गए। क्लियर है। पॉजिटिव लोब दो छोटे छोटे बना दिए बीच में, और नेगेटिव लोब थोड़े इंक्रीमेंट हो गए। यहाँ पे पॉजिटिव लोब बड़ा था, नेगेटिव छोटे थे, यहाँ पे पॉजिटिव लोब छोटे हो जाते हैं, नेगेटिव लोब बड़े हो जाते हैं। और नोडल प्लेन कितने मिल जाते हैं, 3, 1, 2 और 3 नोडल प्लेन मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 3। क्लियर है। कौन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। डायग्राम याद करना है, मैंने भी किया, आपको भी करने पड़ेंगे, बना बना के याद कर लेना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, तो बॉन्डिंग बनते हैं कंस्ट्रक्टिव से और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं डिस्ट्रक्टिव से। शेप कैसी है याद होगी, तभी आपको नोडल प्लेन दिमाग में याद रख पाओगे। क्लियर है। ये सारे कौन से बन रहे हैं, एक्सियल ओवर कॉम्बिनेशन से, काहे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक्सियल कॉम्बिनेशन के। किस किस के, एसएस से बना दिया, पीजेड से बना दिया। एक और देख ले, एस और पीजेड में भी हो सकती है, एस और पीजेड में भी हो सकती है। देख ले, एक पीजेड को एक एस के साथ कंबाइन कराया। क्लियर है। क्या बनी, एक सिग्मा बॉन्डिंग बनी। कौन सी बनी, एक सिग्मा पीजेड-एस बॉन्डिंग बनी। कौन सी बनी, नाम रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या नाम रखूँ, 2pz या कुछ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। pz-s दोनों का नाम रखा जाता है, दोनों लिखी जाती है। pz और s दोनों लिखी जाती है, ध्यान रखने वाली बात। pz और s दोनों लिखी जाती हैं, केवल एक का आप नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर हैं उसमें, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर हैं। या तो लिखो ही मत या फिर लिखो ही मत। अगर नहीं लिख रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे एटॉमिक की, तभी नहीं लिखा है नाम। क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है बस किसके कॉम्बिनेशन से बनाया है, pz और s से। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये कॉम्बिनेशन याद कर लो, केवल इन्हीं में ही बनेगी सिग्मा वाली। तो एक pz ये कंस्ट्रक्टिव कराया, एक बार हमने डिस्ट्रक्टिव कराया। कंस्ट्रक्टिव कराया तो ये देख, नेगेटिव लोब छोटा, पॉजिटिव लोब बड़ा। कितने नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन। कितने, एक। ये बन गई आपकी सिग्मा बॉन्डिंग वाली। अब डिस्ट्रक्टिव कराया, एंटी बॉन्डिंग बनेगी। कौन सी बनेगी, एंटी बॉन्डिंग। तो एक नेगेटिव लोब, छोटा सा पॉजिटिव लोब, और दूसरी तरफ एक छोटा सा नेगेटिव लोब। तो एक बॉन्ड, एक नोडल प्लेन ये रहा, दूसरा ये रहा। तो ये स्ट्रक्चर होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का। इसका होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का। ये बड़ा नेगेटिव लोब हो गया, छोटा पॉजिटिव लोब हो गया, और एक और छोटा सा नेगेटिव लोब आ गया। तो ये स्ट्रक्चर है, और ये दो बीच थोड़ा सा गैप करके बनाना, जैसे बनाए हैं मैंने स्ट्रक्चर। तो इस केस में जब pz और s कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और एक नोडल प्लेन मिलता है। pz और s जब डिस्ट्रक्टिव करेंगे तो इस टाइप का बनता है, बड़ा नोडल, एक नेगेटिव लोब, फिर पॉजिटिव लोब छोटा सा, और एक नेगेटिव लोब थोड़ा सा डिस्टेंस पे छोटा सा, और हमें दो नोडल प्लेन मेंशन हो जाते हैं। तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग किसके कॉम्बिनेशन से, pz और s के। ये सिग्मा बॉन्डिंग किसके कॉम्बिनेशन से, pz और s के। दैट्स इट। तो ये बात थी आपकी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन। एक बार डायग्राम देख लो, स्क्रीनशॉट लेते चलो जल्दी जल्दी। एसएस कराएंगे तो इस टाइप की बनती है नोडल प्लेन, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है आता है आता है। क्लियर है। एसएस की ओवरलैपिंग देखो भाई, pz की ओवरलैपिंग देख लो जल्दी जल्दी। क्लियर है। कौन सी लोब कैसी है, ये पॉजिटिव ऊपर कर लेना, ठीक है ना। सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब pz और s से एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर देख लो, नोडल प्लेन कैलकुलेट कर लो। क्लियर है। तो ये तो बात हो गई भाई सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। किसकी बात हो गई, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब बात आती है पाई। किसकी बात आती है, पाई। तो अब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती है वही बता दिया मैंने आपको। देखो भाई, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगी, साइडवाइज कॉम्बिनेशन से। किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो साइडवाइज एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेरेंस और कॉम्बिनेशन या कंबाइनिंग। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवाइज इंटरफेरेंस शो करेंगे या कंबाइनिंग शो करेंगी, तब बनती है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो ही केस है, px और py। क्योंकि आपको ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं है सिलेबस में, मात्र वही मॉलिक्यूल है जो 20 इलेक्ट्रॉन तक है, और वहां पर ये काम हो जाता है यहाँ तक। क्लियर है। तो सिग्मा 2px सॉरी px और py दोनों इसी तरीके से काम करते हैं। एक का बना के दिखा रहा हूं, अगर y का बनाना है तो सब जगह x हटा के y कर लेना, सेम बनते हैं। तो एक 2px ली, दूसरी 2px ली, साइडवाइज इंटरफेरेंस कराया मैंने। तो एक बार कंस्ट्रक्टिव एक बार डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रक्चर कैसा बना, एक नोडल प्लेन बना, ये एक नोडल प्लेन ये बना, बीच में लाइन गिराना, एक पॉजिटिव लोब ऊपर बनाना, एक नेगेटिव लोब नीचे बनाना। तो कंस्ट्रक्टिव है तो पाई 2px बॉन्डिंग बना है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है किसकी, 2px की, और बॉन्डिंग है। अब डिस्ट्रक्टिव कराना है, ये प्लस हटाओ यहाँ से, माइनस लगाओ यहाँ पे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। तो अब यहाँ पे हमें दो नोडल प्लेन मिलता है,
एक प्लस बना लेना जल्दी से। पहले क्या बना लेना, एक प्लस बना लेना, एक पॉजिटिव लोब यहाँ दिखाना, एक नेगेटिव लोब यहाँ दिखाना, एक पॉजिटिव लोब यहाँ दिखाना, एक नेगेटिव लोब यहाँ। ये वाले पाई वाले तो बहुत इजी होते हैं स्ट्रक्चर बनाने। नोडल प्लेन बनाओ, एक बना, एक ऊपर प्लस एक नीचे माइनस, इसमें दो नोडल प्लेन बने, एक प्लस इधर, एक प्लस इधर, एक माइनस इधर, एक माइनस इधर। लोब है, ये लोब किस पे, वेव फंक्शन है, क्या है, वेव है, उसके पास दो साइकिल होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब पूछा जाता है यहाँ पे कितने नोडल प्लेन मिलते हैं, दो मिलते हैं। तो ये बॉन्डिंग पाई है, ये एंटी बॉन्डिंग वाली पाई है, किसकी, 2px की है दोनों। तो बॉन्डिंग या फिर पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको पाई 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट्स इट। नोडल प्लेन इसमें एक है, इसमें दो है। अब x का नहीं करना है तो आप y कर सकते हो, x की जगह सारी जगह हटा के y, बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये इस टाइप की होती है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। शेप बताते नहीं है बट मैंने बता दिया है, मुझे आती थी तो, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप है, इस तरीके से हमें दिखती है। अब आपको मैं वहां पर अभी आगे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सिखाऊंगा ना, तो वहां पे केवल डब्बे बना देंगे। जैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख रहे थे, हमने एस की शेप स्फेरिकल, पी की डम्बल, डी की डबल डम्बल, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसी शेप बनाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, हम बॉक्सेस बना देते हैं। तो मैं इन्हीं ऑर्बिटल्स के बॉक्सेस बना दूंगा आगे जाके, या सर्कल बना दूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। क्लियर है। शेप आपको पता होनी चाहिए, किसमें कितने नोडल प्लेन, तभी याद होंगे जब आपको इनके सारे स्ट्रक्चर्स याद होंगे कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी बनती है, सिग्मा कैसी बनती है। अब सिग्मा में बहुत सारी वैरायटी, पाई में तो कोई वैरायटी नहीं है, एक ही कंसेप्ट है, चाहे वो आप px से बना लो, चाहे py से बना लो, दैट्स इट। क्लियर है। डी का आप क्या है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिग्मा में 3 केस है, एसएस बनती है तो इस टाइप की शेप मिलती है, पीजेड कंबाइन करते हो तो इस टाइप की कंडीशन आती है, पीजेड और एस कंबाइन करते हो तो इस टाइप की कंडीशन आती है। सबके स्ट्रक्चर याद हो जाने चाहिए तो नोडल प्लेन अपने आप निकाल सकते हैं, दैट्स इट। तो ये थे भाई सिग्मा में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाना, और साथ ही साथ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाना, दोनों कंसेप्ट लगा दिए। जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियली कंबाइन करेंगी और जब साइड वाइज कंबाइन करेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। यहां तक अभी पूरा एमओटी नहीं हुआ है, आधा कंप्लीट कराया मैंने। क्लियर है। अब यहां तक मैंने आपको एमओटी का इंट्रो पूरा बता दिया, कंसेप्ट क्या है वो बता दिया, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती है वो बता दी, कि वीबीटी ने जो चीजें नहीं एक्सप्लेन करी थी वो इसने एक्सप्लेन कर दी। अब कैसे करी है आगे जाके कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड एनर्जी, ये सब सीखेंगे। क्लियर है। तो यहां तक आपका एमओटी कंप्लीट होता है। बेसिक जो आपको एमओटी की थ्योरी या कंसेप्ट है वो पूरा समझा दिया। अब बस आपको कॉन्फ़िगरेशन सीखने की देर है। आपको मैंने बता दिया कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करी, क्यों करती हैं, क्या चीज़ है, क्यों कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है, और अगर एक्सियली करेंगी तो कैसी ऑर्बिटल बनती है मॉलिक्यूलर, और डिस्ट्रक्टिव करते हैं तो कैसी बनती है, मेन कंसेप्ट क्यों आया ये, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी। जो मेन पॉइंट है एमओटी के, वही आपकी पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होता है, जो मेन कंसेप्ट है वो कंप्लीट करा दिया मैंने। क्लियर है। अब अगले सेशन में, इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लेंदी सेशन हो जाएगा एमओटी के लिए आपके लिए। क्लियर है। अगले सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा कि मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, किस बेसिस पे हम स्टेबिलिटी देखते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी कैसी भरी जाती हैं, क्या क्या होती हैं, कितने टाइप की बता दी है मैंने, कैसे बनी है वो भी बता दी मैंने। अब कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, कैसे अरेंज होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो जब एग्जाम्पल्स आएंगे तभी समझ में आएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक प्लीज ढंग से नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, याद कर लो जितना अच्छे से अच्छे याद कर पाओ। क्लियर है। क्योंकि अगला सेशन इसी पर ही पूरा बेस्ड है, इसी पर ही एग्जाम्पल्स आएंगे सारे। क्लियर है। इसको याद कर लो, क्योंकि आगे जाके आपको फिर समझ में नहीं आता कि कैसे बना दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। है इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे तो बहुत इजी है। मेरे ख्याल से ये भी था अगर आपने ध्यान से सुना होता तो। क्लियर है। हाँ या ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ढंग से नोट्स बनाएंगे इसके और ढंग से इसको याद कर लेंगे कल तक। क्लियर है। क्योंकि अगला सेशन मेरा एक कल या परसों तक आ ही जाएगा। क्लियर है। हाँ या ना। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है बच्चों। तो अगले सेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता हूँ। तब तक ढंग से याद करते रहो, नोट्स बनाते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। क्लियर है। तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।